हेलो दोस्तों, प्रेप 24 पर आपका स्वागत है। देखिए, हमारी हिस्ट्री की क्लास से चल रही है और हिस्ट्री में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की ये दूसरी क्लास है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहली क्लास देखिए, तभी आपको दूसरी क्लास समझ में आएगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और देखिए, क्लास को देखते हुए आपको नोट्स बनाने हैं। यदि आप नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बार बार रिवीजन कीजिए उसको, और क्लास को भी कम से कम 2 बार देखना है, तभी आपकी समझ में आएगी। चलिए देखिए, कालक्रम पढ़ना है। कालक्रम जो पढ़ते हैं अलग अलग मत होते हैं। हम देखते हैं कि साहब किसी किताब में कुछ लिख रहा है, किसी किताब में कुछ लिख रहा है, तो ये अलग अलग विद्वानों के मत होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम ज़्यादातर एनसीईआरटी को ही प्रमुखता देंगे। ठीक है, जॉन मार्शल के अनुसार पूछा जाए, जॉन मार्शल निर्देशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। इनका मत जो था 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। ठीक, रोमिला थापर एंड डीपी अग्रवाल जो ये भारतीय इतिहासकार रहे हैं। ठीक, इनका जो मत है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और ये जो समर्थक थे रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल, ये कार्बन पत्ती के समर्थक थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, यदि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका कालक्रम जो था 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रहा है। आगे देखते हैं, रेडियो कार्बन पत्ती। रेडियो कार्बन पत्ती के अनुसार यदि हम देखें 2350 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, या 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका कालखंड। उस सबसे प्रामाणिक मत यही है, रेडियो कार्बन पत्ती। देखिए, रेडियो कार्बन पत्ती में C14 की मात्रा को देखा जाता है। यदि हम बात करें रेडियो कार्बन पत्ती की, इसकी खोज बिलियर्ड्स एफ लिम्बी ने की थी। किसने की थी? बिलियर्ड्स एफ लिम्बी ने। यदि आगे बात करें इस पत्ती की, संसार की प्रत्येक वस्तु में कार्बन के 2 अणु होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु होगी इसमें कार्बन के 2 अणु होंगे, C12 और C14। ठीक है, सीसा धातु को छोड़कर, यानी शीशे में नहीं होता है, बाकी सभी में कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं, अणु। ठीक, यदि हम आगे बात करें, प्राचीन वस्तुओं की आयु इसी पत्ती से तय की जाती है। यानी जितनी भी हमारी प्राचीन वस्तुएं होंगी, इनकी आयु इसी के द्वारा निर्धारित की जाती है कि साहब ये कितने वर्ष पुरानी है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते, यदि इस पत्ती की हम बात करें, रेडियो कार्बन पत्ती की, सजीव अवस्था में C14 और C12 यानी कार्बन 12 कार्बन 14 की मात्रा बराबर होती है। लेकिन मृत अवस्था में C12 और कार्बन 14 की मात्रा, ठीक है, बराबर नहीं होती। यानी C12 कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहेगी और C14 की मात्रा कम हो जाती है, तो ये मृत अवस्था होती है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को पढ़ेंगे। और देखिए, आपको स्थलों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब उस स्थल की खोज किसने की, कब की गई, ठीक है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ, बस यही पूछा जाता है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए आज हम हड़प्पा स्थल को पढ़ेंगे। हड़प्पा स्थल को देखते हैं। हड़प्पा की खोज व उत्खनन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, यानी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। उत्खनन 1921 में हुआ। कहाँ पे साहब, कहाँ पे पड़ता है हड़प्पा, ये देखना है। हड़प्पा पंजाब, यानी पंजाब पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहाँ पर पड़ता है। पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला है। मोंटगोमरी जिला है, वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है। इस जिले को क्या कहा जाता है साहब? साहिवाल। ध्यान रखना है। किस नदी के तट पर? देखिए, नदी जो थी रावी नदी का बायां तट पर स्थित है। हड़प्पा नगर जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और देखिए, इस हड़प्पा स्थल की खोज 3 बार की गई, मतलब उत्खनन किया गया।
उत्खनन 3 बार किया गया। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा। ध्यान रखना, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा। अब देखिए, हड़प्पा नगर को हम हड़प्पा स्थल को या नगर को अध्ययन करने के लिए 2 भागों में विभाजित करते हैं, पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला, ठीक है, और दूसरा है साहब पूर्वी टीला या निचला टीला या नगर टीला। यदि हम पश्चिमी टीले की बात करें, ये नदी के पेटे में स्थित था, ठीक है, नदी के पेटे में स्थित, और यहाँ पे प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे, ठीक है, और इसे मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। पश्चिमी टीले को या दुर्ग टीले को माउंट एबी ने माउंट एबी कहा है, मार्टिन व्हीलर ने, ठीक है, और पूर्वी टीला को या निचले टीले को नगर टीला में सब सामान्य जनता रहती थी। ध्यान रखना है, पूर्वी टीला या निचला टीला या नगर टीला में सामान्य जनता निवास करती थी। अब देखिए, हड़प्पा नगर नियोजन को देखते हैं हम। हड़प्पा नगर नियोजन में हमने 2 भागों में बांटा है, दुर्ग टीला और नगर टीला। दुर्ग टीला को देखते हैं। देखिए, दुर्ग टीले के जो साक्ष्य प्राप्त हुए दुर्ग टीले से, उनको देखते 6-6 की 2 पंक्तियाँ होकर थी, यानी कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए। देखिए, अन्नागार होते क्या थे, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाच को, जैसे हमारे यहाँ वो बोलते हैं ना कोठी, उसमें भर के रखते हैं, ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज को भरने के लिए अन्नागार का प्रयोग करते थे। देखिए, अन्नागार की एक विशेषता होती है, लोथल के गोदीवाड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था, यानी सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल बुझा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का तो लोथल का गोदीवाड़ा था। और सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल दूसरा सबसे बड़ा कौन था साहब, अन्नागार थे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से गेहूं व जौ के प्रथम सबसे पहली बार साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है, और उत्तम किस्म के जो मिले हैं बनावली हरियाणा से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, गेहूं व जौ के हड़प्पा से प्रथम साक्ष्य मिले हैं और बनावली से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना है। देखिए, अब आपको पता है दुर्ग टीले में कौन निवास करते थे, प्रशासनिक लोग, यानी प्रशासनिक लोग निवास करते थे। तो प्रशासनिक भवन भी मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं, मजदूर बैरक भी मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। नदी के पेटे में दुर्ग टीला था, तो इसमें कुछ नाव के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक, और दुर्ग के टीले के सामने ईंटों का गोलाकार चबूतरा, यानी गोलाकार चबूतरा देखने को मिला है, या वृत्ताकार बोल सकते हैं। अब देखिए, दूसरे भाग की बात करें हम, नगर का पूर्वी टीला, ठीक है, जहाँ पर हमारे सामान्य लोग रहा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जन सामान्य के निवास स्थल था, ठीक है, घरों के दरवाजे आमने सामने गलियों में खुलते थे, ठीक है, सामान्य लोग रहते थे पूर्वी टीले में, और घरों के जो दरवाजे थे आमने सामने गलियों में खुलते थे। अब देखिए, एक ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में लोथल एकमात्र स्थल है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी ध्यान रखना है, लोथल में जितने घर हुआ करते थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे, बाकी घरों के दरवाजे, बाकी जितने भी स्थल थे या नगर थे, उनके दरवाजे गलियों की ओर खुला करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं साहब, नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है, यानी समकोण पर काटती थी इस तरीके से, ठीक, और इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस पत्ती, ग्रिड पैटर्न या मैस पत्ती कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑक्सफोर्ड सर्कस पत्ती, ग्रिड पैटर्न, मैस पत्ती कहा जाता है। आगे देखते हैं, नगर टीले के दक्षिण भाग से 2 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना है, 2 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, एक कब्रिस्तान एच और कब्रिस्तान
R37 कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा स्थल से। ठीक है, और ये भी पूर्वी टीले से। और देखिए हड़प्पा को ऋग्वेद में हरि यूपिया कहा गया है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो आपको ध्यान रखना है हरि यूपिया। आगे चलते हैं। देखिए हड़प्पा स्थल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की बात करें, सबसे पहले मोहनजोदड़ो। देखिए मोहन का अर्थ होता है मृतकों, ठीक है, जो का अर्थ होता है का, और दड़ों का मतलब होता है टीला, यानी क्या हुआ? मृतकों का टीला। बुझा जाता है मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। देखिए मोहनजोदड़ो का एक नाम वो दिया जाता है सिंध का खालिस्तान। सिंध का खालिस्तान भी कहा जाता है इसको। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज व उत्खनन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा। और देखिए ये जो स्थित था सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था, ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो स्थल। देखिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है उसको भी देखते हैं। पशुपतिनाथ की मोहर, ठीक है, ये पशुपतिनाथ की मोहर मिली है यहाँ से। और साहब इसके चारों ओर गैंडा, भैंसा, हाथी व ब्यार के अंकन मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, चारों ओर गैंडा, भैंसा, हाथी व ब्यार का अंकन मिलता है पशुपतिनाथ की मोहर के बाद। चलिए आगे देखते हैं साहब। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। ध्यान रखना मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। ठीक है, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार। कौन था? बृहद स्नानागार। और देखिए इसका महत्व हुआ करता था धार्मिक महत्व, यानी लोग यहाँ पे धार्मिक, जैसे हमारे अब गंगा में धार्मिक स्नान होता है, ऐसी यहाँ धार्मिक महत्व था बड़े स्नानागारों का। और देखिए इसके चारों ओर जल संग्रहण हेतु टैंक बनाए गए थे जिसमें जल संग्रहण करके रखा जा सके। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष देखते हैं। देखिए कांसा की नृत्य नारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से, यानी नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति जो कांस्य की बनी हुई थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। महाविद्यालय के भवन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना है। मंगोलियन पुजारी का सिर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। घोड़े के दांत, ऊनी वस्त्र, तांबा गलाने की भट्टी, हाथी का कपालखंड। ध्यान रखना, घोड़े के दांत, ऊनी वस्त्र, तांबा गलाने की भट्टी, हाथी का कपालखंड यहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन KUR कनेडियन को प्राप्त कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यानी मैं से मोहनजोदड़ो, मैं से मलेरिया, ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए आगे बात करते हैं एक नोट की। स्टुअर्ट पिगनट, ये महान एक इतिहासकार हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ध्यान रखना है, स्टेटमेंट दे देता है वो साहब किसने कहा जुड़वा नगर की राजधानी, तो ध्यान रखना है साहब स्टुअर्ट पिगनट ने। आगे देखते हैं, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। और देखिए 3 प्रकार की हुआ करती थी, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार। आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार। और सबसे अधिक जो मोहरें होती थी वो वर्गाकार होती थी, ध्यान रखना। और ये जो मोहरें बनी होती थी ये सैल खड़ी से निर्मित होती थी, ध्यान रखना, किससे? सैल खड़ी से। और इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, ब्याघ्र, भैंसा, एक सींगी हिरण या कुंवरदार बैल, पशुपति इत्यादि का अंकन मिलता था। ठीक है, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास की है। और देखिए आपको क्लास को 2 बार देखना है तभी आपकी समझ में आएगा। और ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए आप नोट्स ज़रूर बनाते हुए चले। थैंक यू।